हेलो गाइस, मैं हूं रौनक कुमार। और देखो, जैसे कि हमने सारे चैप्टर्स आई थिंक कर लिए थे, 9 तक, ग्रेविटेशन तक फिजिक्स में हो गया था ना हमारा। अब जो हम करेंगे वो होगा हमारा वर्क एंड एनर्जी, चैप्टर नंबर 10। आप ये बताओ, वर्क और एनर्जी से आप क्या समझते हो? बिफोर प्लेइंग द वीडियो आप ये लिखोगे कमेंट में, क्या वर्क और एनर्जी से आप क्या समझते हो? वर्क का मतलब होता है किसी काम को करना, कोई काम हो रहा है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो एक काम हो रहा है। एनर्जी, उस पर कोई एनर्जी लग रहा है। क्या एनर्जी लग रहा है? मैं लिख रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, एनर्जी लग रहा है। तो वही है कॉन्सेप्ट वर्क एंड एनर्जी का। तो वर्क एंड एनर्जी बहुत अच्छा और इजीएस्ट चैप्टर है फिजिक्स में। और आई थिंक मुझे लगा ग्रेविटेशन, फोर्स एंड द लॉस ऑफ मोशन, मोशन, उनमें से सबसे इजी चैप्टर बोले तो यही है, वर्क एंड एनर्जी। कई कई स्कूलों में स्टार्ट नहीं हुआ होगा, कई कई जगह पर जहां पे भी आप जाते होंगे, इंस्टीट्यूट या कहीं भी जाते होंगे, वहां पे स्टार्ट नहीं हुआ होगा आई थिंक। लेकिन आप अगर अभी आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो गारंटीड लेकर चलो कि आप जब स्कूल में जब जाओगे, जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा, तो आप टॉपर्स की तरह आंसर दोगे। ये बात ध्यान रखना। चलो स्टार्ट करते हैं वर्क एंड एनर्जी चैप्टर। क्या कहता है? वर्क का मतलब होता है कि जो वर्क डन हो रहा है, मैंने बोला ना, किसी भी वर्क को डन करने के लिए कोई भी एक फोर्स लगता है। ठीक है, जैसे देखो, मैं मान लो ए डिस्टेंस से बी डिस्टेंस में जा रहा हूं। ठीक है, ये ए से जो बी में जा रहा हूं, तो इसमें ये टाइप का मैं क्या दो चीजें कर रहा हूं ना, वर्क भी कर रहा हूं और इसमें टाइम भी लग रहा है। और इसमें क्या लग रहा है? तीन चीज लग रहा है, एनर्जी भी लग रहा है, सॉरी, एनर्जी लग रहा है। तीन चीज लग रहा है ना, वर्क भी लग रहा है, टाइम भी लग रहा है, एनर्जी भी लग रहा है। अब ये तीनों हम समझेंगे बहुत डिटेल थिंकिंग में, और फिजिक्स में हम घुस कर रहेंगे। मतलब कई कई बच्चे बोलते हैं कि न्यूमेरिकल्स आता है और हम फिजिक्स कर ही नहीं पाते हैं, हमसे फिजिक्स होता ही नहीं है, लाइक मैथ्स। तो उनका फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं है, उनका मैथ्स में प्रॉब्लम है। सबसे पहले जाकर के मैथ सॉल्व करो अच्छे से, फिर फिजिक्स खुद पे खुद हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेना। जो मतलब ऐसे बोलते हैं ना, जो बच्चे टीचर्स पे हंसते हैं और वो बोलते हैं कि भाई ये क्या बोल रहा है, फिजिक्स तो हम तो चुटकियों में कर देते हैं। उनसे पूछो जो आज की डेट में पीसीएम लेकर बैठे हैं आदमी, उनसे पीसीएम में फिजिक्स ना केमिस्ट्री, दोनों में से कुछ नहीं हो रहा। मैथ से थोड़ा फुल्का हो भी जा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं हो रहा उनसे। क्यों? क्योंकि उनका बेस क्लियर नहीं है, उनका बेस बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। अगर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं जो करता हूं, मुझे पता है कि हाँ आगे जाकर क्या करना है, आगे जाकर क्या लेना है, क्या स्ट्रीम चूज करना है। उस स्ट्रीम के बेसिस पे उस सब्जेक्ट में ज्यादा ध्यान देता हूँ। क्या पता आगे जाकर के वही सेम चीज जो हमने 9th-10th में पढ़ा है, वही सेम चीज आगे जाकर आ जाए। और वो लिटरली होता ही है, वो सेम चीज आपका 9th-10th वाला आपका दोबारा घुमा फिरा करके आपका हर एक एग्जाम में दे देगा। आप बेशक आप पीसीएम ले लो, पीसी भी ले लो, आर्ट्स ले लो, कुछ भी ले लो आप, चलो कुछ भी ले लो। उसमें अगर आप पीसीएम ले रहे हो ना, पीसीएम में आपको ये 9th-10th वाले क्वेश्चन देंगे, मैथ्स में, केमिस्ट्री में ये 9th-10th वाले, फिजिक्स में यही सब चैप्टर्स देंगे आपको, वर्क एंड एनर्जी वगैरह। तो बोलो आप, अगर अभी से कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं होगा ना, आगे जाकर आप फिर स्ट्रगल करोगे। एक बात मैं अभी करेंटली बोल रहा हूँ, आर्ट्स वाले बच्चों का अलग है। आर्ट्स वाले बच्चों को बस मैंने एक चीज हमेशा बताया है कि कुछ नहीं करना है आपको। हमेशा आप जिस भी क्लास में हो, क्यों ना आप क्लास 10th में हो, क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, वैसे स्ट्रीम तो क्लास 11th में चूज करते हैं, मैं बता देता हूँ, क्लास 11th में या 12th में, या बाकी आगे जाकर के आप आर्ट्स से कंटिन्यू करना चाहते हो या आप आर्ट्स से कुछ बनना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। तो उसके लिए आप ऑल इन वन प्रेफर करो अरिहंत की, जिससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। गारंटेड बता रहा हूं कि वो बुक अगर आपने प्रेफर कर लिया और उसके आपने नोट्स, क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यूज वगैरह पढ़ लिए, तब आपको कोई नहीं नंबर देने से रोक सकता है, ये गारंटेड। ये आपको पढ़ना है। अब बात आई साइंस की। साइंस कैसे पढ़े? साइंस पढ़ने के लिए देखो, मैं साइंस पढ़ने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूं। साइंस में क्या करना है, आपको क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने, सॉरी, फर्स्ट आपको नोट्स पढ़ना है, जो मैं आपको लिखवाता रहता हूँ, वो नोट्स की पीडीएफ में भेजता रहता हूँ। वो नोट्स आपको लिख करके आपको सब रटना है। हफ्ते में एक दिन आपको टाइम निकालना है, संडे के दिन, उस दिन आपको ये सारे रिवाइज करना है जितने भी आपने हफ्ते में पढ़ लिया।
उसके बाद फिर आपको क्या करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना संडे को। मैं जो जो पढ़ा रहा हूं उसे आपको बस संडे को रिवाइज करना है। वर्क एंड एनर्जी पढ़ा रहा हूं, नोट्स क्यों ना आधा हो, पूरा हो, जितना हो, एक दो लाइन हो, लेकिन वो पढ़ना है, दिमाग में आपको सेट कर देना है। ये बात ध्यान रखो। फिर फोर्थ थिंग इज दैट, आप बोलोगे कि चलो फिजिक्स समझ में आ गया, केमिस्ट्री समझ में आ गई, मैथ्स कैसे होगा? मैथ्स कुछ नहीं कहता, मैथ्स में आपको बस प्रैक्टिस ही मांगते हैं। प्रैक्टिस कैसे करना है वो मैं बता देता हूं आपको। जैसे आप एनसीईआरटी लेते हो, एनसीईआरटी में एग्जांपल्स आप करो। सबसे पहले डू द एग्जांपल ऑफ दैट चैप्टर, जो चैप्टर में आप स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, पहले वो करोगे। सेकेंड थिंग इज दैट, आप क्या करोगे एनसीईआरटी के बाद, आपको एक्सरसाइज करना है। अब आप बोलोगे एक्सरसाइज कैसे करें, वो तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम्पल में थोड़े से सॉल्यूशन होते हैं, तो हम दिमाग लगाकर कर लेते हैं। तो देखो, हर एक प्लेटफॉर्म पे, हर एक जगह पर आपको इसका सॉल्यूशन मिलता है ऑनलाइन, तो वहां से आप डाउनलोड करके आप कर सकते हो, वहां से आप कर लो। आप एक बार लिखो सॉल्यूशन को, सारे चैप्टर 1 से चैप्टर 12 तक पहले लिख लो। उसके बाद आपको जहां पे स्ट्रगल लग रहा है, आपको जिस चैप्टर में स्ट्रगल लग रहा है, उसका सॉल्यूशन आप पीछे पेज में देख लो, और उसी सॉल्यूशन को देखने के बाद वही सॉल्यूशन आप 30-40 बार करो। 30-40 बार कुछ ज्यादा बोल दिया मैंने, 10-15 बार करो, हो जाएगा। ये है मैथ्स का ट्रिक, सोशल का ट्रिक, मैथ्स का ट्रिक बता दिया, साइंस का भी ट्रिक बता दिया। अब बात आती है इंग्लिश की ट्रिक क्या होगी। इंग्लिश पढ़ने का ट्रिक, सबसे अच्छा ट्रिक है कि आपको अपने ग्रामर पे ध्यान देना पड़ेगा। अब बोलेंगे ग्रामर पे कैसे ध्यान दें? चलो, आपके स्कूल वाले करवाते हो ग्रामर, ना करवाते हो, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। आपको अगर अपना इंग्लिश इंप्रूव करना है, आपको इंग्लिश अगर बोलना है, अगर आपको इंग्लिश में, अगर आपको आगे जाकर के इंग्लिश आपके काम आने वाली आप सोच रहे हो, तो प्लीज आप एज ए अलग अलग वेबसाइट्स पे जाकर बुक परचेस कर सकते हो, प्रेफर्ड किया गया बहुत सारे राइटर्स के द्वारा, या आप इंग्लिश की वीडियोस आप देख सकते हो यूट्यूब पे बेस्ट टीचर्स की। और कुछ दिनों में मैं भी इंग्लिश का बैच स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा, जो मैं आपको पहले भी पढ़ाता था, बट अभी टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं नहीं पढ़ा पा रहा था, बट मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये चैप्टर करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वर्क एंड एनर्जी करते हैं। वर्क और एनर्जी, पहला पार्ट बोलता है वर्क का क्या, वर्क डन होता है जब एक फोर्स प्रोड्यूस करता है एक मोशन, ठीक है, मोशन प्रोड्यूस करता है। कोई भी काम करते हैं उसे मोशन होता है, ठीक है, मोशन होता है। कोई भी काम कर रहे हो, साइकिल चला रहे हो, मोशन हो रहा है, साइकिल चल रही है, हो रहा है ना, सही बात बोला है इसमें कि वर्क डन होता है जब हम फोर्स प्रोड्यूस करते हैं मोशन की फॉर्म में, ठीक है। Whenever force makes a body move, then work is said to be done. मतलब जब भी फोर्स बनाएगा एक बॉडी को मूव करवाएगा, सॉरी, वो वर्क हम बोलेंगे कि डन हो गया, वो वर्क पूरा हो चुका है। वर्क जो डन होता है वो बाय फोर्स ऑन ए बॉडी, जो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब अब समझेंगे क्या होता है। जो वर्क है ना, वो हमेशा दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फोर्स पे तो डिपेंड करता है बाय फोर्स, वर्क फोर्स के द्वारा लगता है, फोर्स में लगता है। जैसे देखो, कोई भी काम कर रहे हो, चलो आप क्रिकेट खेल रहे हो, एक काम कर रहे हो, आप खेल रहे हो, उसमें फोर्स लग रहा है क्या, आप बॉल को हिट कर रहे हो ना बाय बैट, तो फोर्स लग रहा है ऑन ए बॉडी, बॉडी पे जो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, दूसरा फैक्टर होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑन द बॉडी। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ये सारा पढ़ेंगे हम आगे वाली क्लास में, अभी मैंने शॉर्ट का भी बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वगैरह हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं बस इतना बता रहा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होता है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है बॉडी में, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप ये लिख लेना, ठीक है। अगर मैं नोट्स देने में अभी टाइम लगेगा तब लिख लेना आप। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्क होता है फोर्स इंटू एस। अब ये फोर्स इंटू एस क्या है, फोर्स मीन्स न्यूटन, ठीक है, ऐसा यूनिट, एस मीटर, ठीक है। तो फोर्स, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। आप ऐसे भी फॉर एग्जांपल देखो, फोर्स दे रखा है 10, डिस्टेंस सोचते हैं कितना दे रखा है, डिस्टेंस बताओ कितना दे रखा है, कुछ भी लेट कर लो आप, 20 मीटर्स, ठीक है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमारा दे रखा है, ये दे रखा है 30। अब क्या करना है, फोर्स इंटू डिस्टेंस करना है। फोर्स क्या दे रखा है 10 इंटू 20 डिवाइड बाय
30, 0 से 0 कटेगा यहाँ से 20, 130। अब इसको डिवाइड कर लेना, आप जितना आएगा उतना आपका आंसर होगा। 6.66 आ रहा है ना, 6.66 हो जाएगा। ऐसे आपको फिजिक्स आनी चाहिए, मैं सच बता रहा हूं। मैंने आपको पहले भी बोला था और अभी भी आज की क्लास में आपको बता दे रहा हूं, क्लियर कर दे रहा हूं। आप पहले मैथ्स के छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं वो सब सीखो, करो, फिर आपको ये सारे क्वेश्चन होंगे। मुझे आज ये सारे क्वेश्चन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैंने पीछे प्रीवियस ईयर्स वाले जो जितने थे बच्चों वाले क्वेश्चन वो सारे मैंने ट्राई किए, फिर मैं आपको ये पढ़ाने के लिए आया, वरना मैं नहीं पढ़ाता, मुझे इंटरेस्ट नहीं है फिजिक्स पढ़ाने। ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ वर्क होता है न्यूटन मीटर, ये एक टाइप से डेराइव्ड यूनिट होता है। ठीक है। इसको हम मेजर करते हैं जूल में, जूल में इसको मेजर करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ वर्क होता है जूल। ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एमसीक्यू फॉर्मेट में आ सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड। लिख लो एक बार, आप टेक ए स्क्रीनशॉट, और कहीं आपको लगता है कि लिख लो आप। ठीक है। अब करते हैं हम ये बात, थर्ड पार्ट। जो कंडीशन है फोर्स के लिए, वर्क करवाने के लिए, ये है, ये कहता है कि शुड प्रोड्यूस ए मोशन, मोशन से प्रोड्यूस होता है इन दी ऑब्जेक्ट में, दैट इज वाई वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसलिए वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। हमने दो क्वांटिटी पढ़ी थी, वेक्टर और स्केलर, इनमें से ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। दोबारा समझाता हूं ये क्या बोल रहा है। ये एक टाइप का कंडीशन है एक फोर्स के लिए जिसमें वर्क करते हैं, और ये प्रोड्यूस होता है एक मोशन इन दी ऑब्जेक्ट, दैट इज वाई जो वर्क है वो एक टाइप का स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर आपको यहां से भी समझ में नहीं आया होगा, तब नीचे एग्जांपल दिया है, यहां से समझ में पक्का आ जाएगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है, अगर कोई मैन अगर ज्यादा फोर्स लगा रहा है, ट्राई कर रहा है पुश करने के लिए किसी भी दीवार को, जैसे ये दीवार जो मैं पुश करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, विथ ऑल एनर्जी, सभी एनर्जी को लगा दिया मैंने, और देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, उसमें कोई भी ऐसा डिस्प्लेसमेंट नहीं आया है इन दी वॉल में, जो वर्क है, जो वर्क डन हुआ है वॉल में वो 0 हुआ है। मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देता हूं, देखो जैसे ये सब ले लो आप, ये है बॉक्स, ज्यादा भारी नहीं है, ठीक है। अगर बताए पर्सन ए अगर यहां से पुश कर रहा है, अगर पर्सन ए इसको पुश कर पा रहा है ना, हाँ, तो इसमें समझेंगे कि वो वर्क डन है। ठीक है। वर्क डन कुछ तो होगा ना, मैग्नीट्यूड कुछ तो निकलेगा अगर इसको फोर्स लग रहा है तो, लेकिन इसमें वर्क डन जब लग ही नहीं रहा तब इसमें 0 होगा। देखो मैं इसको जब पुश करूंगा, ये क्या हट रहा है, यहां से हट रहा है, आप ही बताओ, हट रहा है नहीं हट रहा है ना, तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। अगर वही बात बोले, ये देखो ये है मार्कर, इसमें कुछ ज्यादा अगर ऐसे मारेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो ये इस साइड जाएगा, राइट साइड लेफ्ट साइड ऐसे जाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इसमें जो फोर्स है वो एक टाइप से 0 नहीं लग रहा है। ठीक है। इसका मतलब फोर्स लग रहा है, बट एज ए क्वांटिटी के हिसाब से अगर हम मेजर करें ना मैग्नीट्यूड वगैरह, तो निकलेगा हमारा। ये था आपका फर्स्ट पार्ट, वर्क एंड द एनर्जी। इसका सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी मिलेगा, तो नेक्स्ट क्लास के लिए बी प्रिपेयर्ड।